हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज श्वेता सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस वे बाय श्वेता सिंह। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के लिए अकाउंट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जो चैनल के ऊपर है। तो जिन्होंने भी अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो वो लोग चैनल पर विजिट करें। जब आप लोग चैनल पर विजिट करोगे तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हैं जो आपको चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। ये चैप्टर का नाम है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। इसमें हम क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले है सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत। तो ये सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं? इन्हें हम शॉर्ट में GAAP बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसमें है कि लेखांकन लेखों में एकरूपता लाने के लिए कुछ सिद्धांत व नियम होते हैं कि जितने भी हमारे लेखांकन कार्य होते हैं तो उन सब कार्यों में समरूपता रहे, उन सभी कार्यों में जितने भी लेखे हैं उन सभी लेखों में एकरूपता रहे। उसके लिए क्या होते हैं? इसके लिए कुछ लेखांकन के सिद्धांत होते हैं, कुछ हमारे क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। सपोज करो कि मेरा कोई बिजनेस है और आपका कोई बिजनेस है, तो आपके बिजनेस के जो भी लेखांकन के कार्य हैं और मेरे बिजनेस के जो भी लेखांकन के कार्य हैं तो वो सिमिलर रहें, ठीक है, उनमें एकरूपता हो। उसके लिए क्या होते हैं? उसके लिए कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कि सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों का विकास पूर्व अनुमानों व प्रयोगों के आधार पर हुआ है। तो इनका विकास कैसे हुआ है? पूर्व पहले के अनुमानों पे, ठीक है, एक्सपीरियंस पे और बहुत सारे प्रयोग के आधार पे इनका क्या हुआ है? इनका विकास हुआ है। अब हम जानने वाले हैं, अब हम क्या जानेंगे कि ये जो हमारा सामान्यतः मान लेखांकन सिद्धांत है GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारे क्या होते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि GAAP है क्या। तो फुल फॉर्म मैंने इसकी आपको ऑलरेडी बता दी है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये क्या है कि वित्तीय विवरणों का लेखा जोखा व सूचना प्रदान करते समय एकरूपता हो, इसके लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों व निर्देशों को ही मान्य लेखांकन सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे वित्तीय विवरण होते हैं उनका हम लेखा जोखा करते हैं, जितनी हमारी सूचनाएं होती हैं उनका जब हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं तो उस टाइम क्या होना चाहिए? उस टाइम उन सभी में समरूपता होनी चाहिए, सभी में सिमिलरिटी होनी चाहिए। इसके लिए ही हमारा क्या होता है? इसके लिए हमारे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हम आगे जानने वाले हैं आधारभूत लेखांकन संकल्पनाएं। तो इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हम बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हमारे क्या क्या होते हैं? तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं। पहला है हमारा मुद्रा मापन संकल्पना, नेक्स्ट है हमारा सतत व्यापार संकल्पना, नेक्स्ट है हमारा लागत संकल्पना, आगम मान्यता संकल्पना, द्विपक्षीयता संकल्पना, व्यापारिक इकाई संकल्पना, लेखांकन अवधि संकल्पना, रूढ़िवादिता संकल्पना, पूर्ण प्रस्तुतिकरण, आगम व्यय मिलान, समनुरूपता संकल्पना, वस्तुनिष्ठता संकल्पना व सारता संकल्पना। ये सारे हमारे इतने सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में क्या जाना है? अभी तक हमने जाना है कि जो हमारे लेखांकन सिद्धांत हैं वो हमारे क्या होते हैं। इसके बाद हमने क्या जाना है कि जितने भी हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ इन जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं इनके नाम जाने हैं। आगे हम वीडियो में क्या जानने वाले हैं? इनके डिटेल एक्सप्लेनेशन हम जानने वाले हैं कि आखिर ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये कॉन्सेप्ट होते क्या हैं, क्योंकि जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो इन कॉन्सेप्ट से ही बनेंगे। और ये वाला जो चैप्टर है ये थ्योरी का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर भी पूरा थ्योरी का ही था और ये सेकंड चैप्टर भी थ्योरी का है, लेकिन इसके बाद जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो सारे ही प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाले हैं। तो उसके लिए ये चैप्टर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आने वाले सारे ही चैप्टर इन्हीं कॉन्सेप्ट पे और इसी चैप्टर पे बेस्ड होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस नज़रिए से। तो पहला है हमारा मुद्रा मापन संकल्पना। तो इसके अंदर क्या आता है कि इस संकल्पना के अंदर लेखांकन में ऐसे व्यवहारों को लिखा जाता है जिनका मापन मुद्रा में किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उन सारे लेन देनों का विवरण हम लिखते हैं जिनका हम मापन मुद्रा में कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। ऐसे लेन देनों को हम इस संकल्पना के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतत व्यापार संकल्पना। तो ये क्या है कि बिना किसी रुकावट के लगातार किया गया व्यापार सतत व्यापार की संकल्पना के अंतर्गत आता है। तो इसके अकॉर्डिंग
ये दिखाया जाता है कि जो भी व्यापार है उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएँगी और वो फ्यूचर में भी ऐसा ही चलता रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा, ठीक है? तो इस बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है लागत संकल्पना। तो ये क्या है लागत संकल्पना, समझते हैं इसे भी। तो ये कह रहा है कि इसके अनुसार व्यवसाय में संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर करना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी हमारी संपत्तियाँ होती हैं, जितनी भी हमारी असेट्स होती हैं, उनका लेखांकन हम किस बेसिस पे करते हैं? उनका लेखांकन हम लागत मूल्य पर करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। बहुत सारे प्राइस होते हैं हमारा, एक परचेज़ प्राइस होता है जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, एक सेल्स प्राइस होता है जिसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, एक कॉस्ट प्राइस होता है जिसको हम लागत मूल्य कहते हैं। एक हमारा होता है मार्केट प्राइस जिसको हम बाज़ार मूल्य कहते हैं, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जितनी भी हमारी संपत्तियाँ होती हैं उनका लेखा-जोखा हम किस मूल्य पर करते हैं? कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य पर करते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा लागत मूल्य होता क्या है? लागत मूल्य होता है कि जैसे सपोज़ करो कि जितनी जो हमने जितना भी मूल्य देकर कोई चीज़ खरीदी, ठीक है? वो प्लस उस चीज़ को स्थापित करने में हमारा जो पैसा लगा वो, और प्लस हमारे ट्रांसपोर्टेशन का भी इसमें लगता है, जितना भी हमारा परिवहन का खर्चा हुआ। तो ये सारा मिलाकर हमारा किस में आता है? ये सारा मिलाकर हमारा कॉस्ट प्राइस में आता है, ठीक है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कौन-सा है हमारा? तो नेक्स्ट है हमारा आगम मान्यता संकल्पना। तो ये क्या है देखते हैं, आगम मान्यता संकल्पना। इस मान्यता के अनुसार कोई व्यापार तब तक आगम का लेखा नहीं करता है तब तक वह वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी हम ट्रांज़ैक्शन करते हैं, जितने भी हम लेन-देन करते हैं, तो उनका लेखा-जोखा हम तब तक नहीं करते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब तक उसका जो भी हमारा आगम है, वो हमें वास्तविक रूप में प्राप्त ना हो जाए, वो हमें हमारे हाथ में ना आ जाए उसका आगम, तब तक हम इसमें लेखा-जोखा नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन-सा कॉन्सेप्ट है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा द्विपक्षीय संकल्पना। तो इसमें क्या है कि इसके अनुसार प्रत्येक लेन-देन के 2 पक्ष होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है हमारा डेबिट पक्ष और दूसरा होता है हमारा क्रेडिट पक्ष, ठीक है? तो जो ये हमारा द्विपक्षीय संकल्पना है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितने भी हमारे लेन-देन होते हैं, उसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है हमारा डेबिट पक्ष और एक होता है हमारा क्रेडिट पक्ष। मतलब एक लेने वाला होता है और एक देने वाला तो होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा व्यापारिक इकाई संकल्पना। इसमें क्या है इसको भी समझते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार व्यापारी को अलग-अलग माना जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो हमारा व्यापार होता है, जो हमारा व्यापारी होता है, उसको हम अलग-अलग मानते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है कि इसमें आपने देखा होगा अकाउंट में, या फिर आप आगे देखोगे कि हम कभी भी व्यापारी को उसके नाम से नहीं दिखाते। जभी भी हम कोई भी लेखा कार्य करते हैं, तो हम क्या दिखाते हैं कि जो भी उसमें पूँजी लगी होती है उसकी, तो वो हम क्या दिखाते हैं, वो हम कैपिटल के नाम से दिखाते हैं। और जो भी वो हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ खर्चे वगैरह निकालता है, लास्ट चैप्टर में मैंने बताया भी था, तो उसको हम क्या दिखाते हैं, उसको हम विथड्रॉ के नाम से दिखाते हैं, ठीक है? तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो व्यापारी होता है और जो व्यापार होता है, उसको हम अलग-अलग करके दिखाते हैं, ठीक है? उसको अलग-अलग माना जाता है, उसको एक नहीं माना जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन-सा है? नेक्स्ट है हमारा लेखांकन अवधि संकल्पना। तो इसमें क्या है कि इसमें कोई भी व्यापार 1 वर्ष की अवधि के बाद अपने वित्तीय विवरण बनाते हैं, यही लेखांकन अवधि संकल्पना होता है। देखो ऐसा होता है कि हमारे बिज़नेस से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, कुछ जैसे कोई हमने पार्टनरशिप में कोई हमने बिज़नेस खोला है, तो बहुत सारे पार्टनर्स भी होंगे, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है? या फिर कुछ लेनदार, कुछ देनदार भी जुड़े होते हैं हमारे बिज़नेस से। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक अ, इंतज़ार नहीं कर पाते, जो भी कंपनी का या व्यवसाय का हमारा वित्तीय विवरण होता है उसके लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए एक निश्चित समय फ़िक्स किया गया है, वो क्या है, वो 1 वर्ष की अवधि होती है, ठीक है? मतलब 12 महीने का वो समय होता है कि जिसके अकॉर्डिंग हम पूरे ही हमारे वर्ष में जितने भी हमारे आय हुआ है, जितने भी हमारे लॉसेस हुए हैं, मतलब जितना हमारा प्रॉफ़िट हुआ है, तो उसका हम लेखा-जोखा करते हैं, ठीक है? तो यही क्या होता है कि जितना भी 1 वर्ष के अंदर जितने भी हमारे लेखांकन कार्य होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग अपने वित्तीय विवरण बनाते हैं। वित्तीय विवरण क्या होते हैं? वित्तीय विवरण में हम व्यापार खाता बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसके साथ-साथ क्या बनाते हैं हम? बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है? जिससे हम क्या देखते हैं कि पूरे ही हमारे साल में कितना हमें प्रॉफ़िट हुआ है, ठीक है? कितने हमारी इनकम हुई, कितने हमारे एक्सपेंसेस हुए, कितना हमारे को लॉस हुआ, सारी चीज़ें हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा रूढ़िवादिता संकल्पना। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि
इसे विवेकशीलता संकल्पना भी कहते हैं। तो रूढ़िवादिता संकल्पना का दूसरा नाम क्या है? विवेकशीलता संकल्पना भी है, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? विवेकशीलता संकल्पना भी कहा जाता है। तो अगर रूढ़िवादिता के जगह पे विवेकशीलता है तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सेम है। तो इसके अनुसार समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह अर्जित ना हो। वह सभी हानियाँ जिनकी दूरस्थ संभावना हो उनके लिए पहले से ही प्रावधान रखने चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है कि जितने भी हमारे बिज़नेस में हमें प्रॉफ़िट होते हैं, तो उन प्रॉफ़िट को हम जब तक उनका लेखा-जोखा नहीं रखते हैं, तब तक वो हमें वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं हो जाते, जब तक वो हमें मिल नहीं जाते। और उसके साथ-साथ कुछ ऐसा तो नहीं होता कि हमें प्रॉफ़िट होते हैं, बिज़नेस में लॉसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो वो लॉसेस जो हमें ऑलरेडी हो चुके हैं और उसके साथ-साथ कुछ भविष्य में ऐसे भी लॉसेस होते हैं जो हमें पहले से ही पता होता है या फिर हमें संभावना होती है कि हाँ, यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। जैसे किसी से हमें पैसा आना हो, ठीक है, कुछ से तो हमें ऐसे होता है कि हाँ, वहाँ से हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ जगह से हमें ऐसा भी होता है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि यहाँ से हमारा पैसा नहीं मिल पाएगा। तो भविष्य में होने वाली हानियाँ हैं, तो उन हानियों के लिए भी पहले ही हमारे प्रावधान होने चाहिए, ठीक है? तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये बात कहता है। नेक्स्ट कौन-सा है हमारा? नेक्स्ट है हमारा पूर्ण प्रस्तुतीकरण। इसमें क्या है? इसमें है कि इसमें समस्त लेन-देनों को स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए कि जितने भी हमारे लेन-देन होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उन ट्रांज़ैक्शन को हम बहुत ही क्लियर तरीके से लिखते हैं, बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखते हैं। इसके आधार पर ही वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष के अंत में क्या होता है कि वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे लेन-देन होने चाहिए, वो बहुत स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है? जिससे कि हमारे जब हमारे वित्तीय विवरण तैयार किए जाएँ, तो उस समय हमें कोई भी परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा आगम व्यय मिलान। तो ये क्या कहता है कॉन्सेप्ट? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इसके अनुसार किसी भी वर्ष के लाभ-हानि की गणना करने के लिए उस अवधि के सभी आगम चाहे उनके बदले रोकड़ मिली है या नहीं मिली है, का लेखन कर लेना चाहिए। तो आगम व्यय मिलान क्या कहता है कि हमारे पूरे ही वर्ष के अंदर जितने भी हमें लाभ हुए हैं और जितनी भी हमें हानि हुई है, जितने भी हमारे ट्रांज़ैक्शन हुए हैं, तो उनकी गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे आगम हैं, उन सब का हमें लेखा-जोखा कर लेना चाहिए, चाहे वो आगम अभी तक हमें प्राप्त हो चुके हैं या फिर वो आगम अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुए, सबका लेखा-जोखा इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा समनुरूपता संकल्पना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि इसके अनुसार जिस नियम व कानून को अपना लिया जाता है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक आवश्यक ना हो। तो जैसे मैंने बताया था कि हमारे अकाउंटिंग में जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, कुछ नियम और कुछ सिद्धांत के अकॉर्डिंग होता है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप मान के चलो एक चीज़ होती है मूल्यह्रास, आपको आगे पता चलेगा मूल्यह्रास क्या होता है। इसको इंग्लिश में हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं कि जब कोई भी चीज़ को हम यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने से और एक समय अवधि के दौरान उसमें जो भी कमी आती है, उसके मूल्य में जो भी कमी आती है, वो हमारा क्या होता है, वो हमारा डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास होता है। तो जब भी हम मूल्यह्रास लगाते हैं, तो उसका एक नियम होता है कि हम इस अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ में मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन लगाएँगे, ठीक है? तो अभी तक तो ये है कि आप जो नियम आपको है, वो उस नियम के अकॉर्डिंग आप लगा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका अगर मन हुआ तो आप कोई और नियम उस पे लागू कर दें या फिर किसी और तरीके से आप डेप्रिसिएशन देने लगें, तो वो ऐसा नहीं होगा। तो कोई भी नियम है जिनको आप अपनाते आ रहे हो, जिनको आप लागू करते आ रहे हो, तो उनमें जब तक कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जब तक वो परिवर्तन आवश्यक ना हो, ठीक है? तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा वस्तुनिष्ठता की संकल्पना। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि इसके अनुसार लेखा कार्य साक्ष्यों के अनुसार होना चाहिए। तो जो भी हमारा लेखांकन कार्य होता है, जो भी हमारा अकाउंटिंग वर्क होता है, वो कैसा होना चाहिए? वो साक्ष्यों के आधार पे होना चाहिए। वो प्रूफ़ के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज़ करो कि आप किसी भी कंपनी के किसी विभाग में काम कर रहे हो, तो आपका कोई हेड है या फिर कंपनी का कोई स्वामी ही है, तो वो आपको कह दे कि आप इतने रुपए की कोई ट्रांज़ैक्शन कर दो या इतने रुपए की कोई भी एंट्री कर दो, तो ऐसा नहीं है कि आप कर दोगे। अगर कर दोगे तो वो गलत है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी लेखांकन के कार्य होने चाहिए, वो कैसे होने चाहिए? वो साक्ष्यों पे बेस्ड होने चाहिए, वो प्रूफ़ के ऊपर डिपेंड होने चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो या फिर किसी के भी कहने पे कोई आप एंट्री कर दो। नेक्स्ट है हमारा सारता की संकल्पना। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इसके अनुसार लेखांकन कार्य करते समय केवल महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान देना चाहिए। कि सार्थक
की संकल्पना कहती है कि जितने भी हमारे लेखांकन कार्य होते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण हमारे कुछ हमारे लेखे होते हैं, केवल उन्हें ही हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, ठीक है, उतने वो मैटर नहीं करते हैं। ये मैटर करते हैं कुछ मनी बेस पे भी होते हैं, जैसे कोई बहुत छोटे-मोटे मनी के ट्रांज़ैक्शन होते हैं, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, तो केवल जो इम्पोर्टेंट हमारे लेखे होते हैं, उन्हें ही हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा लेखांकन की प्रणालियाँ। तो नेक्स्ट है हमारे लेखांकन की प्रणालियाँ। लेखांकन की प्रणालियाँ क्या होती हैं? तो लेखांकन की 2 प्रणालियाँ होती हैं। पहली होती है हमारा दोहरा लेखा प्रणाली और दूसरी होती है हमारा इकहर लेखा प्रणाली, ठीक है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में 2 पक्ष होते हैं, एक हमारा डेबिट पक्ष होता है और दूसरा हमारा क्रेडिट पक्ष होता है। और इकहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है? इकहरा लेखा प्रणाली में हमारे या तो हमारा जो लेखा-जोखा किया जाता है वो एक पक्ष में किया जाता है, या फिर हमारा 2 पक्ष में भी किया जा सकता है, या फिर हमारा कोई भी लेखा-जोखा इसका नहीं किया जाता है। तो ये हमारे लेखांकन की प्रणालियाँ हो गई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा लेखांकन का आधार, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो लेखांकन के 2 आधार होते हैं, पहला होता है हमारा नकद आधार और दूसरा होता है हमारा उपार्जन आधार। तो नकद आधार में जो भी हमारे लेन-देन होते हैं, उनका लेखा उस वक़्त किया जाता है जिस वक़्त नकद की प्राप्ति होती है। जैसे सपोज़ करो कि हमने अभी 2022 में कोई हमने माल बेचा, तो जब हमने माल बेचा, तो उसका जो भी हमें प्राप्त होगा, उसका कब प्राप्त होगा? सपोज़ करो कि वो 2023 में हमें प्राप्त होगा, नेक्स्ट ईयर में। तो हम उसका लेखा-जोखा तब करेंगे, 2022 में ना करके 2023 में करेंगे, जब हमें नकद प्राप्त होगा, ठीक है? तो नकद आधार पर इसका लेखा-जोखा किया जाता है। और जो उपार्जन आधार है, इसमें हमारे जितने भी लेन-देन होते हैं, उनका लेखा कब किया जाता है? उनका लेखा किया जाता है लेन-देन के समय पे। तो ये दोनों में अंतर होता है कि नकद आधार में जो लेन-देन का लेखा होता है, वो कब होता है कि जब हमें नकद की प्राप्ति होती है। उपार्जन आधार में लेन-देन के समय पे इसका लेखा-जोखा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट आते हैं हमारे लेखांकन मानक। तो ये लेखांकन मानक क्या होते हैं? तो लेखांकन मानक का अन्य नाम लेखांकन प्रमाप भी है। तो लेखांकन मानक कानून होते हैं, नियम होते हैं ये, जो व्यापार के संबंध में हुए वित्तीय लेन-देनों को लिखने या उन्हें प्रस्तुत करने में एकरूपता दिखाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो भी हमारे लेखांकन मानक होते हैं, इसमें नियम होते हैं, इसमें कानून होते हैं। वही है जो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको समझाया गया था कि वित्तीय लेन-देनों को लिखने या उन्हें जब हम रिप्रेज़ेंट करते हैं, उनमें वो एकरूपता दिखाते हैं, उनमें कोई जो जिससे डिफ़रेंस ना हो। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो ये थ्योरी का चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर भी थ्योरी का था, ये भी चैप्टर थ्योरी का था। नेक्स्ट जो हम थर्ड चैप्टर करने वाले हैं, वो टोटल ही प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है। तो आप इन दोनों चैप्टरों को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल चैप्टर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो इन चैप्टरों में आपको कंप्लीट कराई गई हैं, तो ये उधर बहुत काम आने वाली हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ-साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा लें और ऑल के आइकन को दबाएँ, ताकि जितनी भी वीडियो आएँ, वो सबका नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।